आपको क्या नज़र आता है कि क्या ये इंटरनल रिफ्ट्स हैं अफ़गानिस्तान की, या वो बच्चियों को लेकर तालीम के हवाले से जो पाबंदी लगाई जा रही थी उन सब चीज़ों को पसे पुश डालने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ लड़ाई में है, जंग की हालत में है, तो उन बुनियादी मसाइल पर पर्दा डाल दिया जाएगा और ये जो हकीकी मसला अब बन चुका है इसके ऊपर बात नहीं होगी? क्या लगता है आपको? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, एक किस्म का समझ लें, अब तो वो जंग हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते हैं, ये लफ्ज तो उनके लिए सोचने भी नहीं चाहिए। और सेकंड ये बात है कि देखें, एक किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो उनके मास्टर्स है इंडिया से लीड ली हुई है, वो डायरेक्शन इनको दे रहे हैं कि आपने क्या बात करनी है। और आप देखें कि हमें बहुत वाज़ेह डिवीजन विद इन अफगान रजीम के अंदर से नजर आ रहे हैं। आपने पहले जो बातचीत हुई उसमें मुल्ला याकूब आयत, ही वाज रिप्रेजेंटिंग कंदहार, और इसके बाद तब जो टीम गई थी जो इस्तांबुल में बातचीत हुई, रहमतुल्लाह नजीब, ही वाज रिप्रेजेंटिंग हक्कानी। और फिर ये है कि देखे कि आपस में डिवीजन थी, और विद इन अभी कंदहार के अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। मुल्ला याकूब अपने आप को सही मानों में समझता है, ही इज द ईयर, यानी कि सही जानशीन है मुल्ला उमर के बेटे होने की वजह से। मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की अपनी से है, बीइंग द सो कॉल्ड अमीरुल मोमिनीन। मुल्ला देखें कि ये मुत्तकी भी हेलमेंड के रहने वाला है, और इसके अलावा जो दूसरे भी वो है, लेकिन ऊपर जो है नॉर्थ ईस्ट में हक्कानियों का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, तो उनकी बड़े डिफरेंट है। दे आर वेरी सॉफ्ट एज फार एज दी ख्वातीन के एजुकेशन की बात होती है या ह्यूमन राइट्स की बात होती है, तो उसमें वो अपना थोड़ा सा सॉफ्ट शो किया है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि इसमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट तो बनी ही नहीं है। 42% टोटल वहाँ पे पश्तून है, 58% दे आर आउटसाइड। सो इट इज अ सेल्फ इम्पोज्ड अथॉरिटी जो खुद ब खुद जबरदस्ती दौर से आई है। लेकिन इस 42% में भी इवन द पश्तून जो है वो भी इनके साथ, मेजॉरिटी इनके साथ नहीं है। सो आपस में अभी आप देखें डिवीजन है। जिस तरीके से अभी एक्टिविटी शो की हैं कि उस वक्त ग्रुप से एक्टिवेट हो चुके हैं मज़ार शरीफ वाले एरिया में, हिज़्ब वहदत वाले एक्टिवेट है, उस्ताद मुहक्किक के अंडर कमांड, उस्ताद अता के अंडर कमांड हिज़्ब इस्लामी वाले हैं, और दोशंबा बेस्ट अहमद मसूद है जो नॉर्दर्न एलायंस अहमद मसूद के बेटे हैं। सो वो एक्टिव इन 13 प्रोविंसेस है, और इसी तरह हेरात वगैरह में एक कमांडर इस्माइल का एरिया है। सो विदन इसमें बहुत सारी डिवीजन है, तो भी इसमें कंसेंसस नहीं है। लेकिन अभी ये भी मसला है कि कंट्रोल फितना बारिश का कौन करेगा। हक्कानियों का भी उस पर इंटरेस्ट है कि सब्सिक्वेंट अगर सिविल वार कुछ होती है तो इनको यूज करें। इसी तरह कंदहारियों का भी उस पर है, तो कंदहारी अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं कंपेयर बीइंग दुर्रानीज, और एस वो नॉर्थ ईस्ट से कहते हैं हम सुपीरियर है, वो चाहते हैं कंट्रोल हमारे पास हो। सो बहुत सारी वजूहात है। और फिर ऊपर से देखें कि जिस तरीके से बातचीत में तो जो इनिशियल बातचीत हुई थी उसमें तो एग्री कर गए थे, पाकिस्तानी पॉइंट्स तो एग्री कर गए थे। जब वो फीडबैक लेते थे, कंधार कुछ कहता था, काबुल वाले कुछ कहते थे, दैट्स वाई पाकिस्तानी निकले थे बाद में, उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की आके बैठे। बट एक चीज वेरी क्लियर है कि पाकिस्तान हैज मेड वेरी क्लियर कि जो अगर अटैक्स इसके बावजूद भी इट इज अ टेम्परेरी ट्रूस है, कंडीशनल है। अगर इसके बाद भी कोई अटैक ओरिजिनेट होता है अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड। और लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि पिछले चंद दिनों से कोई एक्टिविटी सच उस तरफ से नहीं हुई है। तो इसका यह मतलब है कि जो कुछ डायरेक्शन इनकी तरफ से गई है, लेकिन यह है कि नेक्सस बिटवीन फितना और खारिज और अफगान तालिबान रजीम के बियॉन्ड एनी डाउट वो 100% है। अच्छा मसूद साहब, अगर उस तरफ से कार्रवाई नहीं हुई तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि यहाँ पर कार्रवाइयाँ नहीं हुई, हमारी सरजमीन पर तो कार्रवाइयाँ उसी तरह जारी और सारी हैं। मैं चाहती हूँ कि एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अतीब सिद्दीकी साहब हैं, उनसे भी पूछ लूँ। सर, आपको क्या ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई सिविल वॉर का खदशा है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनज़्ज़ा, अपना ब्रिगेडियर मसूद एंड भट्ट साहब, सब नाजरीन को मेरा सलाम। पहली बात तो अपना मुनज़्ज़ा ये है कि ब्रिगेडियर मसूद साहब ने मेरा ख्याल है बड़ी तफसील से सिचुएशन जो है अफ़गानिस्तान की वो बयान कर दिया है। अब भी जो ख़बरें आ रही उसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे जो मुख्तलिफ फैक्शंस हैं उनमें इस वक्त बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। और सिलसिला ये है कि अफ़गानिस्तान का पूरा जो क्या कहते डायनामिक्स है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये अफ़गान तालिबान का इस वक्त जितना भी कंट्रोल है
वो बज़ाहिर अपना गन से और क्या कहते हैं और ताकत से उन्होंने उनको अपने कंट्रोल को, उन्होंने इन्फ्लुएंस को अपना इन पे फैलाया हुआ है। लेकिन मसला ये है अफ़गानिस्तान में कि 32 प्रोविंसेस हैं, यानी 32 गवर्नर्स होंगे, 32 वॉरलॉर्ड्स होंगे। जिस तरह अपना मसूद साहब ने कहा 42% टोटल पश्तून हैं, उनमें से भी काफ़ी सारे ऐसे जो इनके साथ नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो बाकी जो इनके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वहाँ पे, कुछ तकरीबन 20 से 22 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर इनका ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोल नहीं है, यानी जो मर्जी का ये करना चाहें, वो इनकी बात माने ना माने, ये उनकी मर्जी है, इनका कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है। इंडिया अफगान तालिबान के साथ डायरेक्टली भी एंगेज्ड है और इन टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ भी एंगेज्ड है, तो वो अपना रिपोर्ट करती हैं अपना मोस्टली जो उन लोगों को जो उनकी फंडिंग करते हैं, वो उनको ऑब्जेक्टिव्स देते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं, पहले 50% पहले 50% ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद। तो ये सारे का सारा एक बहुत बड़ा एक किस्म का माफिया क्रिएट हुआ है विद इन अफगानिस्तान। ये ग्रुप्स ने टोटल कंट्रोल किया हुआ है। इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो वॉरलॉर्ड्स हैं वहाँ पे, इन्होंने कॉर्पोरेशंस खोली हुई हैं, बिल्कुल एक बिज़नेस के तरीके पे वो चल रहे हैं। और इस तरीके से ये सारा जो सिलसिला है अफ़गानिस्तान का, वो आप देख रहे हैं। अब वो जो फैक्शन की बात की कि जी सिविल वॉर का कोई अपना की पॉसिबिलिटी है, ज़रूर पॉसिबिलिटी है। अगर क्या कहते हैं इनके आपस में जो अपना ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, तो पॉसिबल है कि वहाँ पे भी सिविल वॉर शुरू हो जाए, जिस तरह की पहले भी होती रही है इनकी नॉर्थ अलायंस के साथ, अपने तालिबान के साथ। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं होगा। तो अफ़गानियों के साथ डील करना इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी का कंट्रोल ही इस तरह से नहीं है जिस तरह के एक प्रॉपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है जी। तो ये जो सिलसिला है ये तो चलता रहेगा। आपने भी अपना रेफरेंस दे दिया है कि जी उनकी तो अटैक्स चलते ही रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरा ख्याल है खबर आ रही थी कि शायद हंगू में कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ है, उसके अंदर भी कोई नुकसान हमारे हुए, तो वो तो अभी तक रुक नहीं रहे हैं। एक तरफ से मीटिंग्स हो रही हैं, एक तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब उनको अपना बार बार बता रहे हैं कि जी अगर आपने इस तरीके से नहीं किया तो उसके नताइज क्या होंगे। तो ये एक सिलसिला है जो कि लगता है कि चलता रहेगा। ऊपर से इंडिया का आपको पता है कि ये उनकी फंडिंग तो रुक नहीं रही है। जिसकी फंडिंग अब उनकी फंडिंग अगर नहीं रुक सकती तो फिर ये एक्टिविटीज़ जो ये कर रहे हैं, बिकॉज इनका तो दाना पानी ही इस कारोबार से है। दो ही तो कारोबार हैं अफगानिस्तान के जी। आपको याद होगा कि जी 9/11 से पहले अफगानिस्तान वाज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम। ठीक है, तालिबान पाकिस्तान ने आके जो अफगानिस्तान ने आके इस क्या कहते हैं ओपीएम की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया, लेकिन उनकी इनकम रिड्यूस नहीं हुई है। अगर 7 गुना प्रोडक्शन कम होगी, उन्होंने 7 गुना कीमत बढ़ा दी है। तो ये सारा खेल जो है ये सारा ये पैसा के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये नारकोटिक्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये टेररिज्म के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये उनका दाना पानी इसी के अंदर है। तो इनसे कोई भी उम्मीद लगाना बड़ा हमें सोच समझ के आगे देखना होगा। उधार पर तो अतीब साहब ज्यादा देर हुकूमतें नहीं चलती ना, तो फिर मजीद उधार लेना पड़ेगा, मजीद साजिशें करनी पड़ेगी। तो फिर वॉर और टेबल टॉक तो पाकिस्तान एक साथ करने को तरजीह नहीं देता। शहजाद हुसैन भट्ट साहब से जान लेते हैं कि मुल्क के अंदर जो कार्रवाइयां की जा रही हैं TTP के खिलाफ, वो किस तरह से हो रही हैं, और उस जानिब आप भी इशारा कर रहे थे। देखें, काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, सबसे पहले तो आपको ये गौर करना पड़ेगा किसी भी बात पर जाने से पहले कि चमन बॉर्डर से एक रोज़ में 10,700 अफगान मुहाजिरीन जो है वो अफगानिस्तान वापस चले गए। अच्छा, 10,700 जो गए चमन बॉर्डर से, और चमन बॉर्डर के बाद आज से तुर्खम सरहद पर भी वहाँ से भी जाना शुरू हो जाएंगे अफराद। अच्छा, ये टोटल अफराद अब तक 15,60,000 अफगानी अपने वापस जा चुके हैं। अब बाज़ाब्ता तस्दीक हुई है उनकी दस्तावेज़ात की, फिर उनको सरहद अबूर करने की इजाज़त दी गई है। अब इसका दूसरा पॉइंट ये है कि लाहौर और रावलपिंडी में बाज़ाब्ता FIRs हो रही है, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं उन अफराद पर जो अफगानियों को दुकान और घर जिन्होंने किराए पे दी हुई हैं, ताहाल उन पर उनको पाबंदे सलासल पाकिस्तानियों को भी करना शुरू कर दिया गया है।
तीसरी बात मेरी, मैं बिल्कुल मुत्फिक हूँ एयर वाइस मार्शल साहब के साथ जो फरमा रहे थे कि कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं है। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अफगान हुकूमत के जो तर्जमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, उनका बयान आपने भी पढ़ लिया, हमने भी पढ़ लिया। वो बयान मुझे तो बयान गुमराह कुन एक बयान लग रहा है, और ये जो मसला है ये सीधी उंगली से हल होने वाला नहीं है। एट एनी कॉस्ट आप जितने मर्जी बयान कर लें, उनको या पैसे की जबान समझ आती है या गोली की जबान समझ आती है, और एयर वाइस मार्शल साहब ने कह दिया चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है। तो फिर किस बात की देर है? ब्रिगेडियर साहब कोई हमारी रहनुमाई फरमाए। देखिए, मेरे ख्याल में जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान है, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की तरफ से उसको जब एक लिख के बताया कि इन पॉइंट्स पे फोकस करें, सो हम कह सकते हैं मलेशिया से इट इज मिसलीडिंग है। और उसने जहां बात की, देखें पाकिस्तान आर्मी है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, एक ही पेज पे है। जो हमारी विक्ट्रीज अभी रिसेंट पास्ट में हुई है, इट बिकॉज ऑफ यूनानिमिटी बिटवीन द वेरियस स्टेक होल्डर्स की वजह से हुई है, और उसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। फिर उसने बात की खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है फौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं, और पीछे जो वायलेंस जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो आपने देखा सारे पख्तून जो बॉर्डर बेल्ट के थे वेपन्स लेके बाहर आ गए थे। They said कि we'll fight along with the armed forces of Pakistan। So वो अप्रोच है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर वो ये नहीं बता रहे कि पिछले 4 साल से जब से ये आए हैं वहाँ पे क्या हुआ। वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनी है, खवातीन का कोई वहाँ पे स्कोप ही नहीं है, तो उनके एजुकेशन वहाँ पे नहीं हो रही, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। और देखें ना कि बाकी 58% मेजॉरिटी तो बाहर बैठी हुई है। सो पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिक, देखें जिस बातचीत में एक ही 1 पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान का रहा है कि अगर देखें आप इसको इंश्योर करें कि तालिबान रजीम जो है तो टेररिस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान वो ना हो, उसको क्रैक डाउन करें। और इसीलिए हम देखें उसमें एक पॉइंट है कि वेरीफाइबल एविडेंस शो करें। और वेरीफाइबल एविडेंस क्या होगा कि इफ यू क्रैक डाउन ऑन द हाइडआउट्स, डिसमेंटल दी सेफ हेवंस या जो ट्रेनिंग एरियाज हैं इनके, और लॉजिस्टिक जो इनके कम्युनिकेशन से लिंक्स जो बनते हैं एफिलिएशन से, उनको आप उस पर भी क्रैक डाउन करें, इसको तोड़ें, तो वो वेरीफाइबल एविडेंस होगा, तो उसके बाद हम मान सकते हैं। अतीफ सिद्दीकी साहब, मैं चाहूंगी कि आपसे मैं भारत के हवाले से कुछ पूछ लूं। आप देखें कि चीन और अमरीकी सदूर की मुलाकात के बाद दोनों के दरमियान जो बर्फ थी वो पिघलने लगी है। मजीद पॉजिटिव चेंजेस और पॉजिटिव पॉलिसीज़ पर वो बात करते हमें दिखाई दिए हैं। लेकिन ऐसे में भारत का क्या बनेगा? क्या उसके मल्टी पोलर विजन को कोई ख़तरा लाहक हो रहा है इन मुलाकातों से? मुनज़्ज़ा, बेसिकली जो बड़ी अच्छी चीज़ है कि चाइना और अमेरिका की ये अच्छी पॉजिटिव मुलाकात हुई है, और इसमें काफ़ी अच्छी अपना वे फॉरवर्ड के जो हैं वो उन्होंने बातें की हैं। लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, ये अभी आपको पता ही होगा कि अभी परसों उन्होंने USA के जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है अगले 10 साल का भी उनके साथ साइन कर लिया है। तो जहाँ तक इंडिया की पोजीशनिंग है विद अमेरिका, वो तकरीबन उसी तरह ही है जैसे पहले थी। और जो उनकी पोजीशनिंग है अपना चाइना के साथ, वो भी आप सबको मालूम है कि चाइना के साथ जो लद्दाख के मामले में उनके डिफरेंसेस हैं वो भी हम सबको मालूम है। लेकिन अभी आपने जो सवाल किया है कि जी ये इनसे कोई इंडिया को फ़र्क पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो मेरे अपनी ज़ाती तो ख्याल में इंडिया को कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि मैंने इसलिए ये रेफरेंस दे दिया स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन USA और अपना इंडिया का, जो कि 2035 तक चलेगा। और इस स्ट्रेटेजिक जो कोऑपरेशन का बेसिक मकसद ही ये है कि इनकी कोशिश है कि चाइना को जितना भी रोका जा सके, जितना भी उनके इन्फ्लुएंस को अपना कंट्रोल कर सकें थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप इन द इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। तो वो चीज़ें तो सब अपनी जगह पे हैं। और क्या कहते हैं, इसलिए इंडिया बेशक हमारा क्या कहते हैं पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बहुत बेहतर हुए हैं पहले से, लेकिन आपने ये देख ही लिया होगा कि ये हमारे साथ भी ताल्लुकात उनके बेहतर हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इंडिया के साथ वो ट्रम्प साहब जो हैं वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते रहते हैं,
लेकिन साथ साथ ये भी कहते रहते हैं कि जी मोदी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, एंड उसकी जो प्रूफ है वो ये दिस इज वो जो साइनिंग ऑफ दी और एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है बाय अनदर 10 years। ये आपको इल्म होगा कि ये 2005 से शुरू हुआ सिलसिला, 2005 से लेके 2015, 2015 से 2025 और अब ये आगे चल रहा है मामला। तो बेसिकली इंडिया को मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस पर्टिकुलर डायलॉग से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अतीब सिद्दीकी साहब।